शोषण, अत्याचार की जो प्रकाशनाएं पार हो चुकी हैं, बहुजन महापुरुषों के आयोजन आप इस देश के अंदर नहीं बना सकते। अपनी बहन बेटियों की शादी आप यहाँ पर नहीं कर सकते। बहन बेटियां मेरी हो या अन्य समाज की हो, मैं अब यहाँ पर बात करता हूँ सभी समाज की। बेटी कोई भी हो, किसी की चैन स्कैनिंग की जाती है, किसी का मोबाइल लूटा जाता है, किसी के साथ छेड़खानी की जाती है, वहाँ पर ये सरकारें पूरी तरीके से खामोश रहती हैं। लेकिन जैसे ही कोई युवा एक भगवाधारी कुर्ता पहन करके 500 रुपये का 50 रुपये का पटका गले में डाल करके और जय श्री राम का नारा लगाता हुआ अगर सड़क पर आ जाता है तो ट्रैफिक रुक जाता है और उसकी बात सुनते हैं लोग। क्या हुआ, जय श्री राम का नारा क्यों लगाया जा रहा है? चाहे वो किसी की बहन बेटी को छेड़ करके ही क्यों ना आ रहा हो, लोग उसको सुनते हैं, उस बहन बेटी की पीड़ा को नहीं सुनते। अंकिता भंडारी का नाम आपने सुना होगा, उत्तराखंड की है। तमाम देश की मीडियाओं ने आवाज उठाई, न्याय नहीं मिला परिवार को, मीडिया आवाज उठाई, क्योंकि शोषण करने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दिल्ली का रानी झांसी रोड पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और आज यहाँ पर बहुजन समाज के युवाओं ने एक क्रांति का उदय किया है। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं, मुझे लगता है आधे दर्शक जानते हैं और जो न जानते हो वो सुन ले। आप जसवंत जाटव हैं, जिन्होंने आज एक कॉल की थी अम्बेडकर भवन पर। बहुजन युवाओं को मुद्दा था कि हमारे जो राजनीतिक दल है वो क्यों पिछड़े हुए हैं, हमारे जो सामाजिक दल हैं वो काम करने के बावजूद भी क्यों शोषण का शिकार हो रहे हैं। इस मुद्दे पर सैकड़ों लोग यह समाज के इकट्ठा हुए, खासकर जाटव और वाल्मीकि समाज के लोग एकत्र हुए। उन्होंने अपनी अपनी राय यहाँ पर दी। कुछ गर्म दल के थे, कुछ नरम दल के थे, दोनों ही दल समाज में काम करते हैं। चर्चा करते हैं जसवंत क्या पूरा निचोड़ निकला, किस तरह की सभा? आज ये जो महापंचायत थी, ये सब लोगों के विचार सुनने के लिए थी। जो समाज में जो लोग काम कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हो, जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, उन सब लोगों के विचार सुनने थे। सबने अपने अपने विचार रखे, सबके विचार सुने। अब इसको सुन तो लिया है, अब इसके विचारों को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे आगे क्या करना है समाज के अंदर। बाकी हमने तो सिर्फ इसलिए पंचायत रखी थी कि समाज के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटे के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको किस तरीके से रोका जाए और अपने लोगों को कैसे ताकत है, इसके लिए हमने महापंचायत। बड़े मुद्दे हैं, बहन बेटी के ऊपर अत्याचार है, समाज पर शोषण है, क्या किया जाए करके दीजिए। आप भी मीटिंग में थे, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं? मैं संजय गौतम नोएडा से। मीटिंग में चर्चा ये है कि बाबा साहब ने कहा था जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं लिख सकती। और सबसे मेन चीज़ होती है हमारी आर्थिक स्थिति और उसके साथ शिक्षा। क्योंकि अगर शिक्षा ये नहीं, हमारे लोग बैठे हुए बहुत बड़े बड़े पदों पे, पर असली शिक्षा वो है कि हम अपने दुश्मन को पहचाने कैसे, कि हमारा दुश्मन कौन है, किसने हमारा हक है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसने हमारा हक है, किसने हमारा साथ दिया। एक बड़ी बात शिक्षा को लेकर चल रही है। मैं बता दूं कि लोग इतना पढ़ते हैं, IAS तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक छठी फेल नेता के आगे पीछे चक्कर काटते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा का प्रयोग करके डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग इस देश का संविधान भी लिख देते हैं। विजेंद्र भारती मेरे साथ है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पूरी चर्चा सुनी, क्या समझ में आया? ये जो बहुजनों का टोला निकल कर आया है, जो किसी राजनीतिक दल का भी नहीं है, सामाजिक भी इनका इतना एजेंडा नहीं है, क्या समझ में आया पूरी मीटिंग का? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद करूँगा और तमाम मीडिया बंधुओं को भी साधुवाद करूँगा। निडरता के साथ में, जोश के साथ में जिस तरीके से आप बहुजन समाज की आवाज़ इस देश के अंदर उठा रहे हैं, सभी बधाई की बात है। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन पर खड़े हुए हैं और मेरे छोटे भाई जसवंत जी के द्वारा एक छोटा आयोजन के रूप में यहाँ समाज के युवाओं को आमंत्रित किया गया। उन सभी साथियों का भी मैं यहाँ से साधुवाद करता हूँ जो भी लोग इसमें यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हिंदू की सरकार, हिंदू के लोग तलवार बांट रहे हैं और आज हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हिंदू खतरे में है। तलवार बांटने वाले लोग और बराबर हिंदुओं के नाम पर जो संगठन जिन्होंने बनाए हुए हैं, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे वो बड़े स्तर का हो, शहर का हो या देश का हो, सभी की केवल एक ही मांग है, हिंदू खतरे में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हिंदू खतरे में किससे है? हिंदू खतरे में है क्योंकि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना हुआ है। जिस तरीके से इस देश के अंदर शोषण, अत्याचार की जो प्रकाशनाएं पार हो चुकी हैं, बहुजन महापुरुषों के आयोजन आप इस देश के अंदर नहीं बना सकते। अपनी बहन बेटियों की शादी आप यहाँ पर नहीं कर सकते। बहन बेटियां मेरी हो या अन्य समाज की हो, मैं अब यहाँ पर बात करता हूँ सभी समाज की। बेटी कोई भी हो, किसी की चैन स्कैनिंग की जाती है, किसी का मोबाइल लूटा जाता है, किसी के साथ छेड़खानी की जाती है, वहाँ पर ये सरकारें पूरी तरीके से खामोश रहती हैं। लेकिन जैसे ही कोई युवा एक भगवाधारी कुर्ता पहन करके 500 रुपये का 50 रुपये का पटका गले में डाल करके और जय श्री राम का नारा लगाता हुआ अगर सड़क पर आ जाता है तो ट्रैफिक रुक जाता है और उसकी बात सुनते हैं लोग। क्या हुआ, जय श्री राम का नारा क्यों लगाया जा रहा है?
चाहे वो किसी की बहन बेटी को छेड़ करके ही क्यों ना आ रहा हो, लोग उसको सुनते हैं, उस बहन बेटी की पीड़ा को नहीं सुनते। अंकिता भंडारी का नाम आपने सुना होगा, उत्तराखंड की है। तमाम देश की मीडियाओं ने आवाज उठाई, न्याय नहीं मिला परिवार को, स्ट्रीम मीडिया आवाज उठा रही है। क्योंकि शोषण करने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग शोषण कर रहे हैं बहन बेटियों को बचाने के लिए। आवाज उठा रहे देश के प्रधानमंत्री, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्हीं के कार्यकर्ता जुमलेबाजी करते हुए इस देश की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बहुजन समाज मूक दर्शक बना हुआ है। तो अभी आपको दोबारा लूंगा जसवंत भाई, क्या इस मुद्दे पर भी ध्यान है आपका, जैसे कि वीरेंद्र भारती ने जो मुद्दा उठाया है कि देश की बेटियों का शिकार भी बीजेपी के लोग कर रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी वही लोग दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी की कर रही है, और भी अन्य लोग, सब लोग हैं जो दलित मानसिकता के लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं। और ज़्यादातर खासकर हमारे समाज की जो बहन बेटियां हैं, जाटा और वाल्मीकि समाज की, चिन्हित कर करके उनको साथ ऐसा करते किया जा रहा है। तो आप हिंदू नहीं है जो हिंदू हो? नहीं, मैं अम्बेडकर अच्छा, में इंसान ये जो शोषण की जो खबरें आ रही हैं, ये किस समाज से ज़्यादा आ रही है? देखिए आप जैसे कहते हैं जाटा और वाल्मीकि समाज की बेटियों के साथ ये खबरें ज़्यादा है, लेकिन करने वाला कौन ज़्यादा है? करने वाले सभी हैं, चाहे उसमें कोई किसी भी जाति का किसी भी धर्म का, जिसकी मानसिकता गंदी है। मैं किसी की जाति या धर्म को नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ आदमी की मानसिकता के ऊपर बात कर सकता हूँ। जिसकी मानसिकता गंदी है ना, वो लोग ये काम करते हैं, और जो ये गंदे काम करते हैं उनकी ना कोई जाति होती है ना कोई। चार लड़कों पर एफआईआर थी हाथरस वाले मामले पे, और समाज उनको बचाने के लिए 36 बिरादरी की पंचायत कर रहा था। और आज वो लड़का कभी जो उस समय फेमस हुआ धारवाड़, क्या नाम है उसका, राजपूत समाज से जो लगा था, जो चंद्रशेखर भाई को, हाँ, जो चंद्रशेखर भाई को ललकार रहा था, आज वो 13-14 दिन से अनशन कर रहा है, तो आज तक किसी बहन बेटी के मामले में सामने नहीं आया। देखिए, मनीषा वाल्मीकि का जो केस हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ। मनीषा वाल्मीकि के परिवार को न्याय मांगने के लिए बहुजन समाज को सड़कों पर उतरना पड़ा, जबकि ये जिम्मेदारी थी सरकार की, क्योंकि ये समाज वोट देता है सरकार को, ये समाज सरकार बनाता है। जब उसी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उसी सरकार के लोग कर रहे हैं, और उसी बेटी को रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उस परिवार को पता तक नहीं है, और वो लोग जो उस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, वो उस देश के उस क्षेत्र के अंदर जब उस बेटी के परिवार से एक हमदर्दी जताने के लिए बहुजन समाज के लोग जाते हैं, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, उन्हें सरेआम हथियार लहरा करके उनको जो डराया जाए, धमकाने की बात होती है। ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये आज की बात नहीं है, हजारों वर्षों से चला रहा है। इस देश का जो मनुवाद है वो देश के लिए घातक है। मनु स्मृति के अंदर महिलाओं के लिए किसी भी तरीके की आज़ादी नहीं है। भारती जी, एक मिनट और रोकूंगा आपको। इस देश के अंदर 4 बड़े केस ऐसे हुए हैं। एक तो अंकिता भंडारी जो बताया गया, एक निर्भया, वो भी पांडे समाज से थी, स्वर्ण समाज से थी। सर जी, मैं रोकना चाहूँगा एक मुद्दा होता मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे में जो कपसाड़ हुआ था, जी बहुत मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर कपसाड़ था, उसके बारे में चर्चा हो ही नहीं रही है। नहीं, मीटिंग में हुई थी, मैं उसके बाद मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैंने भी क्या बताया कि 2 बेटियों के साथ, स्वर्ण समाज की बेटियों के साथ देश के अंदर अत्याचार होता है। पूरे देश, हमारे जैसे लोग भी उस खबर पर अपने आप को गंभीरता से लेते हैं, और हमारे जैसे लोग भी उस खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं। लेकिन जब बात आती है अनुसूचित जाति के बिटियाओं के साथ, एक मामला दिल्ली कैंट में हुआ, छोटी सी बिटिया को जला दिया गया 5 सही साल। एक मामला हाथरस वाला होता है और एक मामला कपसाड़ मेरठ का। हमने बड़ी प्रमुखता से उसकी रिपोर्टिंग की है। 3 मामले हमारे दलित समाज के जाते हैं, लेकिन देश का मीडिया शांत है। देश का पूरा जो छाती पीटता है हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो गया, वो शांत रहता है। जबकि स्वर्ण बेटियों के साथ अगर ऐसी कुछ दिक्कतें होती हैं तो पूरा देश इकट्ठा खड़ा होता है। ऐसा भेदभाव क्यों हमारे साथ कब तक? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं जाति भेद नहीं मानता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये सरकार की एक मानसिकता है, बहुत गंदी मानसिकता है। जिस मानसिकता के लोग हैं, जब उनके ऊपर उत्पीड़न होता है, ये उसको हाईलाइट करते हैं छोटी सी बात को। और जो इनकी मानसिकता गंदी मानसिकता है, वो दलितों के ऊपर अत्याचार करने की, दलितों को नोचने की, ये उनकी मानसिकता है। ये सरकार की बदौलत हो रहा है। भारतीय सरकार की बदौलत हो रहा है या ये सामाजिक परिवेश के अंदर ये सब चीजें? अभी मनोज जी, अभी 2-3 दिन पूर्व आप सभी लोग दिल्ली के धरना स्थल के नाम से मशहूर जंतर मंतर पर थे जी, और वहाँ तमाम नीले झंडे वालों ने एक प्रोटेस्ट रखा हुआ था यूजीसी के समर्थन में, और वहाँ पर मनुवादी सोच के कुछ लोग उस धरने को, उस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचते हैं, और उनमें एक तो महिलाओं को उनमें आगे कर दिया जाता है, और जो वहाँ चीख करके पुकारते, और तमाम सोशल मीडिया पर उसका चेहरा भी चल रहा है। कोई तिवारी नाम की लड़की थी, और वो बार बार बोलती कि आपको पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिला। ये ताकत कहाँ से मिल रही है? ये ताकत कहाँ से मिले? क्या हम लोगों के अंदर, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप क्या कभी इनके कार्यक्रम में जाकर के इस तरीके की बातें कर सकते हैं? इन लोगों के बीच में जाकर के ऐसे तर्क सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता का पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है। ये लोग गाजियाबाद जैसे जगह पे सरेआम तलवार बांटने का काम करते हैं,
और इनके ऊपर मुकदमा छोटी सी धाराओं में लिखा जाता है। और जब ये वहां तक छुट करके आते हैं जेल के गेट से लेकर के और घर तक 500 गाड़ियों का काफिला रोड पर अनियंत्रित तरीके से घर तक पहुंचता है और वहां आकर के फूलों के साथ उनका स्वागत होता है। बुलंदशहर के अंदर कभी सुबोध सिंह नाम के इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग होते हैं। दिन दहाड़े पुलिस की हत्या कर दी जाती है, कुल्हाड़ियों से काट दिया जाता है और जब वो लोग छुट करके आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। ये मानसिकता है, ये मानसिकता सत्ता की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से बहुजन समाज इनका शिकार रहा है, आज विपक्ष भी इनका शिकार हो रहा है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को सरेआम गोली मारने की धमकी दी जाती है, साथ में 25 सांसदों को मारने की धमकी दी जाती है और उस व्यक्ति को पुलिस संरक्षण में उसको जेल तक पहुंचाया जाता है। उसके ऊपर किसी तरीके का कोई शोषण नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं किया गया। अभी AI का दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। चीन से बड़ा हंसी भी आती है उन चीजों को। एक डॉग को लाया जाता है रोबोट के रूप में, लोहे का कुत्ता, और उसको जो भारत का जो मीडिया है, भारत की जो एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो हमारे गौतम बुद्ध नगर से लगती है, जिसकी फीस 13-14 लाख रुपए है, वहाँ बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? इस तरीके की चीजें उनको पढ़ाई जा रही है कि वो दूसरे के प्रोडक्ट को ला करके अपना प्रोडक्ट बता करके पूरे देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। उसका विरोध करने के लिए 4 लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, एक शर्ट उतार करके उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम कर रही है ये सरकार। आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है, राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के ऊपर घेरा हुआ, उनके ऊपर तोड़फोड़ हुई है, पथराव किया गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कार्यालय के अंदर बंद कर दिया गया, बाहर पुलिस बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं छेड़ा गया, किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया गया, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये तानाशाही देश के अंदर चल रही है, लेकिन ये ज्यादा समय तक अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश का जो आवाम है, देश की जो जनता है, 140 करोड़ लोग जो है, ये अब सत्ता परिवर्तन करने के लिए पूरी तरीके से गंभीर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ लोग वोट कटने वाले हैं। जो नई NRC जो ये लेकर के आए हैं, SIR जो लेकर के आए हैं, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग 4 लाख वोट कट रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि ये वोट हमारा कट रहा है, विपक्ष कह रहा है ये वोट हमारा कट रहा है, सरकार कह रही है हमारा कट रहा है। तो मैं पूछूं भाई, इनका वोट सरकार कैसे काट सकती है? ये तमाम वोट हमारा कट रहा है, ये सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं डंके की चोट पे कहूंगा, उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव हारेंगे और 2029 में देश का चुनाव भी हारेंगे, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा सर से ऊपर हो चुका है। देश की जनता त्राहीमान है। SC समाज ही नहीं, यहाँ ST समाज भी, यहाँ सिख समाज भी, यहाँ जैन समाज भी, यहाँ देश का किसान भी, देश का युवा भी, देश का नौजवान भी, हर एक व्यक्ति यहाँ परेशान है। इस सरकार से पूरी तरीके से मुक्ति चाहिए। और मैं हाथ जोड़कर आप लोगों के चैनल से कहूँगा कि साथियों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, देश के जन जन तक पहुँचाएं। देश अब त्राहीमान पा चुका है, इनसे मुक्ति दिला दीजिए। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल जशन जाटव से ले लेते हैं। अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार को लेकर एक विश्वव्यापी धरना हुआ। 41 लाख रुपए की ट्रेन बुक कर तमिलनाडु से लाई गई, जिसको लेकर बहुत बवाल भी हुआ और दिल्ली पुलिस ने इसी अम्बेडकर भवन के गेट पर ताला भी लगा दिया कि वो लोग यहाँ से बाय रोड या बाय पैदल जाते हुए जाएंगे तो उनके गले में पेंसिल का पटका है, नीला पटका है, दिल्ली में कहीं पता न चल जाए कि ये लोग कौन है। जसवंत ने उस दिन बड़ा बयान दिया था कि अब लठ चलेगा जाटवों का। उसी सवाल को दोबारा दोहरा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो उस दिन आपने कहा कि अब लठ चलेगा, लठ से अब हम अपने अधिकार लेंगे, तो जो आज जो मीटिंग हुई है, मैंने देखा था सारे गरम दल के लड़के थे, जितने भी थे गरम दल के लोग थे। क्या मतलब अब लठ चलेगा या बाबा साहब की कलम चलेगी? बाबा साहब की कलम भी चलेगी। बुद्धिजीवी लोग जो हमारे समाज के हैं वो कलम का उपयोग करेंगे, और जो नौजवान युवा है इसके अंदर जोश है, जुनून है और एक आक्रोश है अपने समाज का जो उत्पीड़न होता है उसके लिए, तो वो लोग अपने करेंगे। तो 2027 का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव माना जा रहा है। उस चुनाव से लगभग 1.5 साल पहले तुम ये मीटिंग कर रहे हो। क्या रणनीति है, चुनाव लड़ने का मन है, राजनीति में जाने का मन है, या किसी पार्टी के लिए तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो? ये हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। राजनीति कौन सा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। कोई पार्टी कहने लगे कि आओ, नहीं, बस नहीं, हमारा बहन जी कहने लगे कि आओ हमसे हमारे यहाँ चुनाव मैं लड़ो। आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी को ऐसा भी नहीं है कि कभी सपोर्ट नहीं करता। बसपा हमारी रही है, हमारे पूर्वजों ने अपने मेहनत से हालत लेके आए हैं और बहन जी उसकी लीडर है। और लेकिन हम बसपा को ऐसा नहीं कि बहन जी लीडर है उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उसको सीख, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा दल हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है इसके बाद। चलिए, ये तो तय है कि जसवंत जाटव के बयान से ये तो सिद्ध हो गया है कि बसपा के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि 2-3 दल कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं, हो सकता है भविष्य में वो कुछ जीत भी हासिल कर लें, लेकिन भविष्य के घर में क्या है वो भविष्य बताएगा। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है? जब पौधे को पानी नहीं मिलता ना, मालिक पानी नहीं देता तो सूख जाता, ध्यान रखना वो वही है। कुछ अमरवेल भी होते हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं और उस पेड़ को सुखा देती है और खुद फल फूल जाती है। भविष्य के घर में है, कौन आगे जाता है कौन पीछे रहता है। वीडियो को दीजिए इजाजत, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आवाज दो, आवाज